गया है। तकरीबन यहां से राजधानी ताइपे की दूरी 300-350 किलोमीटर रह जाती है। हम एक स्कूल के बाहर हैं। आप सोच रहे होंगे जब युद्ध के हालात है, जब संकट के बादल हैं, तो स्कूल क्यों? क्योंकि स्कूल की तस्वीरें देखिए, कितना शांतिपूर्ण ताइवान है। यहाँ के लोगों के अंदर भी उसी तरीके के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए इज्जत है जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हिंदुस्तान में नजर आता है। यहां भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, खुशहाली है, शांति है और वैश्विक समृद्धता भी है। क्योंकि यहां की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो चीन से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है, $60,000 के आसपास है। लेकिन जंग के हालात किस तरीके से हद तक बदल देते हैं, और इस हद तक बदल देते हैं कि जब स्कूल के अंदर भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि अगर चीन से जंग होगी तो कैसे नागरिक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे बच्चे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने आपको यूक्रेन दिखाया था और यूक्रेन में बताया था कि कैसे फाइटर पायलट जब उड़ान भरते हैं तो फायरमैन नहीं पहुंच पाते। जब जंग होती है इन्फेंट्री से, आर्टिलरी से गोलाबारी होती है तो पुलिसमैन नहीं पहुंच पाते। और जब जंग के हालात बहुत भयानक हो जाते हैं तब अस्पताल भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अगर ताइवान में होती है तो यहाँ के लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे चीन के साथ जब संघर्ष होगा गोलाबारी के बीच में जिंदा रहेंगे। उसी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। इस तरह की बुकलेट हर एक शहर के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर बांटी जा रही है। तो सोचिए कि जब किसी देश की नौबत ऐसी आ जाए कि उसके और उसके शत्रु देश के बीच कई गुने का अंतर हो, क्योंकि चीन और ताइवान की कोई अंतर बहुत बड़ा है। चीन के पास तकरीबन 70 के आसपास फ्रिगेट है, 40 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन ताइवान के पास ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 4 सबमरीन है, जबकि 47 सबमरीन है अगर चीन की बात करें। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि एक बार जूम करके दिखाइए संजय जी कि यहाँ पर पे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है न्यूक्स। जो न्यूक्स का निशान नजर आएंगे आपको, 2 निशान नजर आएंगे कि अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया, अगर परमाणु हमला किया गया चीन के द्वारा, तो कैसे नागरिक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कुछ मिलाकर परिस्थिति दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों जैसी है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। जिस तरीके से कामाकाजी बन गए थे, कामाकाजी का अर्थ होता है आत्मघाती, यानी हर एक रत के कतरे तक लड़ने की गुंजाइश, और वही परिस्थिति नजर आती है। अगर आसपास आपके फौजी हो तो कैसे बचा जा सकता है, दूसरी तस्वीर में ये नजर आता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, ये परिस्थिति है कि स्कूलों के अंदर भी दहशत है, जंग के हालात में जीने के लिए मजबूर है। अगर ताइवान की बात करें, ताइवान के सामान्य लोगों की बात करें, और उसके बाद ऐसी ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के बाद ये बैच दिया जा रहा है तमाम युवाओं को, जिन युवाओं की उम्र 18 साल से कम है, क्योंकि 18 साल से कम युवा मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ले सकते, जो कुछ महीनों का कॉल फॉर ड्यूटी कहा जाता है। अमेरिका का फॉर्मेट यहां भी लागू है। उन्हें मिलते हैं इमरजेंसी रिस्पांस, बी स्मार्ट, कि किस तरीके से रिस्पांस किया जाएगा, अलर्ट होगा, रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, अगर टेलीकॉम सर्विसेज बंद हो गई तो कैसे किया जाएगा, अगर आपको किसी का रेस्क्यू करना है तो कैसे किया जाएगा, अगर कोई घायल हो गया है। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले यूक्रेन में जब भी आर्टिलरी फायर होता है तो बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, जिससे मानव बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वो परिस्थिति नजर आती है। यहाँ पे सारे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप इमरजेंसी की सेवाओं के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स भी पर्याप्त ना हो तो 100% तैयार रहना होगा। 18 साल से छोटे जितने भी युवा हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे स्टूडेंट हो, आप देख सकते हैं अगर आप 18 साल से छोटे हो। बाकी चीजें ताइवानी यानी चीनी में लिखी है, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 18 साल से छोटे हैं तो 100% आपको ये सेशन अटेंड करना होगा। तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है ताइवान के स्कूलों की, ताइवान के कॉलेजों की। अगर 18 साल से ऊपर है तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल सकती है, कॉल फॉर ड्यूटी के लिए जा सकते हैं, लेकिन 18 साल से छोटे हैं। जंग की स्थिति है, युद्ध के बादल आसमान में छाए हुए हैं, चाइनीज फाइटर इस इलाके के आसपास कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसे में कैसे बच्चे अपने आप को बचाएंगे, कैसे परिवार संकट के वक्त सेना की सहायता कर सकता है। अगर गोली लग जाए, अगर शेलिंग के शिकार हो जाए, अगर घाव हो जाए तो कैसे बचा जाए, किस तरीके से बंकर अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसमेंट में जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हुआ है तो कैसे आप नमक का, सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सेलफोन चलने बंद हो गए हैं तो कैसे अपनों तक पहुंचा जा सकता है, उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब ताइवान की सेना के साथ साथ ताइवान की जनता, ताइवान के नागरिक भी तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तैयारी है युद्ध से पहले। और सोच लीजिए अब ऐसा लगने लगा है कि अक्टूबर के महीने में युद्ध निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अब
ताइवान एयरफोर्स, ताइवान इन्फेंट्री, ताइवान नेवी के साथ साथ प्रशासन शासन के साथ साथ ताइवान के नागरिकों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचिए, परिस्थिति देखिए, दया देखिए आती है इस छोटे से मुल्क पर। लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है, वो जानते हैं कि आजादी के लिए रक्षा करनी होगी, रक्षा के लिए बलिदान देना होगा, बलिदान नागरिकों को भी देना होगा जंग में। कि स्कूल के अंदर भी इस तरह की ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि अगर चीन से जंग हुआ तो किस तरीके से अपनी हिफाजत करनी है और किस तरीके से चीन से लोहा लेना है, अपने सैनिकों की भी मदद करनी है। जिस शनिवार और रविवार का दिन बच्चों की छुट्टी का होता है, एंजॉय करने का होता है, इस दिन भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए। यहाँ बच्चों को फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की भी सिखलाई हो रही है। यूलिंग काउंटी यानी यूलिंग राज्य न्यूज नेशन पहुंच गया है और एक ऐसे स्कूल में है जहां आमतौर पर शनिवार और इतवार को छुट्टी हुआ करती थी। बच्चे चैन से अपने घर जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर तापमान की बात करें तकरीबन 40 डिग्री के आसपास है और ताइवान के लिए 40 डिग्री तापमान बहुत ज्यादा होता है। बच्चे आमतौर पे घरों पे रहते थे। छुट्टी का दिन हुआ करता था परिवार के साथ मौज मस्ती करने का दिन, वो दिन जब कार्टून देखे जा सकते थे। लेकिन परिस्थिति देश की बदलती है, हालात बदलते हैं तो स्थितियों को बदलना पड़ता है, हालातों के अनुसार ढलना पड़ता है और वही स्थिति हमें यहाँ स्कूल के अंदर नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, किसी की उम्र 7 साल है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल, कोई 15 साल। इनमें से सिर्फ ट्रेनर्स को छोड़कर बाकी सभी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है और उन्हें दी जा रही है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। उन्हें दिया जा रहा है कि सीपीआर कैसे किया जाए। सीपीआर करने के लिए आपको हाथ की दोनों हथेलियों को रखना होगा, घुटने पर बैठना होगा और जिस तरीके से यूनिवर्सल नियम है कि आप 4 बार थंब करेंगे, 4 बार इसके ऊपर किया जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन दी जाएगी। अगर चोट लग जाती है, चोट लग जाने की स्थिति भी बताई जा रही है कि अगर घायल हो जाते हैं, और घायल होने के लिए दोनों तरह की सूरत है। जो लंबे वाला घाव आप देख रहे हैं वो घाव आमतौर पे तब होता है जब कहीं ऐसा हमला किया जाए जो आर्टिलरी से हो, और आर्टिलरी के बाद क्या होता है, उसके बाद निकलते हैं छर्रे। क्योंकि हमने यूक्रेन में देखा था, हॉस्टमेल, इरपिन, बूचा में कि किस तरीके से छर्रे निकल रहे थे और उसकी वजह से लोग बुरी तरह से घायल हो जा रहे थे। खून इतना बह जा रहा था कि उनकी जान चली जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में आप खून को कैसे रोकेंगे, खून का थक्का कैसे बनाया जाएगा ताकि जो खून का रिसाव है वो कम हो सके, वो बच्चों को सिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ कि कैसे आप, अगर कोई आपके आसपास घायल है, अगर किसी को गोली लगी है, क्योंकि जो गोल निशान है वो गोली के हैं, जो लंबा निशान है वो निशान इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कहीं आर्टिलरी फायर हो। बच्चे पूछ रहे हैं लगातार, क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, वो मैंडरीन में बात कर रहे हैं। मैंडरीन का अर्थ है जैसे हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के लिए, वैसे ही मैंडरीन होता है सिंपलाइज चाइनीज के लिए, यानी चीनी भाषा। मैंडरीन में बता रहे हैं, इशारों में बता रहे हैं कि अगर कोई घायल हो जाए, अगर आपके ऊपर बम बरसने लगे, अगर एयर रेड हो जाए, क्योंकि हम ताइवान स्टेट के पास है, यहाँ से चीन की दूरी महज 100 किलोमीटर रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपको घर के अंदर रहना है, जितना नीचे जा सके उतने नीचे जाना है। और जो सिखलाई हमने यूक्रेन में देखी थी कि सबसे पहले जो हाथों की मुद्रा को देखिए, नोटिस कीजिए कि उन्हें वो क्या बताना चाह रहे हैं। दरअसल मैंडरीन भले समझ में ना आए क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो सिखाया जा रहा है वो हम समझ रहे हैं कि आप पहले तो खून का थक्का जाम करेंगे, ऐसी जगह रहेंगे उस जगह पर कोई खिड़की ना हो, क्योंकि जब भी मोटार आर्टिलरी से हमला होता है, मिसाइल से हमला होता है, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, क्रूज हो, बैलिस्टिक हो, तो आसपास के 500 मीटर के कांच टूट जाते हैं और वो टूटे हुए शीशे बैलिस्टिक स्पीड से, यानी लोहे के गोलियों की तरीके से आपके अंदर चले जाते हैं। इसलिए कांच वाले इलाके से दूर रहिए। जहां कांच है वहां पर गद्दे लगा दीजिए, लकड़ी लगा दीजिए। और उसके बाद भी अगर घायल हो जाएं तो आप क्या करेंगे? उसके बाद भी अगर आप घायल हो जाएंगे तो आप इस तरीके से पट्टी करेंगे, पट्टी करके वहां पर खून को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो सोचिए, जो बच्चों की मासूमियत थी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी है, यहाँ पे स्कूल में स्टडीज अच्छी होती है, जो बच्चों की मासूमियत थी वो क्या थी? वो खेलें, वो सीखें, वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें। लेकिन युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध के साए हैं आसमान में मंडराते हुए। चीन के फाइटर प्लेन
जिसे जे सीरीज के भी कहा जाता है और चेंडू सीरीज का भी कहा जाता है। सुखोई की अगर बात करें तो सुखोई का इस्तेमाल, सुखोई 35 का इस्तेमाल भी चीन करता है और सुखोई 27 और 29 का इस्तेमाल भी करता है। तो SU-27, SU-30, SU-35 और अपने इंडिजीनियस चेंडू फाइटर से लेके चाइना के पास पूरी की पूरी फ्लीट है। वो एयर रेड कर सकता है और ऐसी बमबारी कर सकता है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को होगा, क्योंकि नागरिक पिस जाते हैं जिस तरीके से जब हम देखते हैं कि परिस्थिति हमने देखी इससे पहले अलग अलग जंग में। और ये दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यहाँ भी सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है कि आप मरहम पट्टी कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी हमला होगा तब आपकी प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी, तब आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी, तब आप तक हो सकता है मदद ना पहुंच पाए। ऐसे में आपको अपने घर के अंदर इलाज करना होगा, अपने घर के अंदर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। तो सोचिए, एक बार दिखाइए संजय जी इस छोटे से बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है और वो शायद अपनी माँ के साथ यहाँ पहुंचा है। तो एक बार देखिए कि इंसानियत जंग से पहले ही कैसे तार-तार हो जाती है, तार-तार हो जाता है उस देश का भविष्य, क्योंकि बच्चों को भविष्य किया जाता है। इसकी आंखों पे गौर कीजिए और सुनिए ये क्या कहना चाहती है, सोचिए कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। वो आंखें उठा नहीं पा रहा, वो बच्चा तो खिलौनों से खेलना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में आपने बारूद से बचने के हथियार यानी मरहम पट्टी का सामान थमा दिया। वो देख रहा है कि ये मेरे खिलौने तो नहीं, वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे राज्य के साथ, और क्या होगा मेरा। इससे पहले बच्चों ने कोरोना का दंश झेला था, महामारी से लड़े थे वो, लेकिन अब तो ऐसे लगने लगा है कि महामारी नहीं बल्कि महायुद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और वो परिस्थिति कैसी होगी वो यहाँ के बचपन में नजर आती है। और सिर्फ एक ग्रुप नहीं, जहां हम मौजूद है ये ग्रुप है, उसके पीछे दूसरा ग्रुप है, उसके पीछे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और लगातार ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जहां जो ऑडिटोरियम है स्कूल का, कॉलेज का, वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां पे सिखाया जा रहा है कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित लगे। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चों से लेकर के जो युवा हैं, जो टीनेजर हैं, जिनके अपने सपने हैं, अपने ख्वाब हैं, लेकिन वो ख्वाब जंग के हालात में टूटते हुए नजर आते हैं। और टूटता हुआ नजर आता है वो सब्र कि कम से कम 70 साल तक लग रहा था इन्हें कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, चीन हमला नहीं करेगा, और अगर हमला होगा तो अमेरिका हमें बचाने के लिए आएगा। लेकिन यूक्रेन ने सबको जता दिया, यूक्रेन ने सबको बता दिया कि अगर हमला होगा तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं पहुंचेगा, आपकी कोई मदद नहीं हो सकती। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकानी होगी, अपने बलिदान से अपने सैनिकों का मददगार बनना होगा। और ऐसे हालात ताइवान के लगभग हर एक स्कूल में हैं, हर एक इलाके में है, और वो स्थिति नजर आ रही है। जो ट्रेनर हैं ये दरअसल स्पेशल फोर्सेस के वो जवान हैं जो पहले आर्मी में ट्रेनिंग ले चुके हैं, कॉम्बैट में ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो जानते हैं कि गोलियां चलती हैं तो परिस्थिति कैसी होती है, और यही स्पेशल फोर्सेस के जवान अब स्पेशली डिप्लॉय किए गए हैं सिखाने के लिए कि आप पहले अंगूठा रखिए और उसमें जितना हो सके उतनी रुई को अंदर डालिए ताकि इंटरनल ब्लीडिंग को रोका जाए, एक्सटर्नल ब्लीडिंग को रोका जाए और जान बचाई जाए। जान बचाने की जद्दोजहद इस पूरे के पूरे क्षेत्र में नजर आने लगी है, और नजर आने लगी है वो परिस्थिति जो परिस्थिति हम जंग को लेकर कहते हैं, और इसी परिस्थिति का नाम है युद्ध। और युद्ध में कैसे इंसानियत तार-तार हो जाती है, कैसे मानवता तार-तार हो जाती है, और कैसे बच्चों का भविष्य जो शिक्षा के मंदिर में, एजुकेशन के रास्ते सपनों को बुनना सिखाया जाता था, अब वो जंग की पृष्ठभूमि की तैयारी में तब्दील हो गया है। ये हालात है ताइवान के स्कूलों की। मतलब ताइवान की सरकार ने भी अब ये मान लिया है कि चीन से युद्ध होकर रहेगा। ऐसे युद्ध की स्थिति में सेना के साथ साथ नागरिकों पर भी आसमान से बम बरसेंगे। यही वजह है कि जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता था, आज वही युद्ध की तैयारी की क्लास चल रही है। ताइवान से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।